अपनी माँ और अपने बड़े भाई की वजह से जलालत की जिंदगी जीते जीते जेम्स के दिमाग में एक बात घर करना शुरू हो जाती है और उसे लगने लगता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं और वह बिल्कुल अकेला है। इस तरह कहीं ना कहीं उसे अपनी जिंदगी ही बोझ लगना शुरू हो जाती है। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ जेम्स के दिमाग में हर बात को लेकर एक नेगेटिविटी पैदा होना शुरू हो जाती है। उसे न तो अपनी माँ से सपोर्ट मिलती है और न ही वह अपने मन की बातें किसी फ्रेंड से शेयर कर पाता है। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ जब उसकी सहन शक्ति खत्म होने लगती है तो वह हमेशा हमेशा के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त करने का एक दर्दनाक निर्णय लेता है। इसके बाद एक भयानक सरहद रात जेम्स अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए अपने घर से बेडशीट उठाता है, उसे लेकर एक सुनसान इलाके में पहुंचता है। बेडशीट का फंदा बनाते हुए उसे अपने गले में डालता है और एक पेड़ से लटक जाता है। शायद इस सौभाग्य की किस्मत में आत्महत्या भी नहीं लिखी थी, क्योंकि पेड़ की टहनी टूटती है और वह जिंदा बचते हुए नीचे आ जाता है। दोस्तों, जेम्स का जिंदा बचना उसका भाग्य था या दुर्भाग्य, इसका निर्णय पूरी कहानी सुनने के बाद मैं आप पर छोड़ता हूँ और इसका जवाब आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। जिंदा बचने के बाद न जाने जेम्स के दिमाग में कहां से एक अनजानी शक्ति काम करना शुरू कर देती है और वह वहीं बैठे बैठे अपने दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त करने का विचार निकाल देता है। जेम्स वहीं बैठे बैठे सोचता है कि अगर उसके गॉड जीसस ने उसे बचाया है तो शायद उसकी लाइफ में यह घुटन और सलालत भरी जिंदगी लिखी है। इस तरह वह इस घुटन और सलालत भरी जिंदगी को जीने का निर्णय लेते हुए वापिस अपने घर आ जाता है। समय गुजरने के साथ ही 2 वर्ष और बीत जाते हैं। जेम्स अपनी लाइफ के 18 वर्ष कंप्लीट करता है और कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, लेकिन इन 2 वर्षों के दौरान भी उसे हर छोटी बात पर अपने बड़े भाई लियोनार्ड जूनियर और अपनी मां चैरिटी से जलालत बर्दाश्त करनी पड़ती है। इससे उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ने लगती है और अल्टीमेटली वह अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाता और मात्र 2 वर्ष के बाद ही कॉलेज छोड़ देता है। इधर जेम्स अपना कॉलेज ड्रॉप करता है तो उधर उसका बड़ा भाई लियोनार्ड जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छा जॉब करना शुरू कर देता है। इस वजह से एक बार फिर से चैरिटी जहां अपने बड़े बेटे लियोनार्ड जूनियर के नजदीक आने लगती है तो वहीं वह एक बार फिर से अपने बेटे जेम्स से दूर होना शुरू हो जाती है। इधर जेम्स एक बार फिर से हिम्मत बटोरते हुए अपनी जिंदगी को सीधे रास्ते पर लाने के लिए एक ड्राफ्ट्समैन बनने का निर्णय लेता है, लेकिन जेम्स को यहाँ भी कोई कामयाबी नहीं मिलती और इस तरह वह पूरी तरह से बेरोजगार हो जाता है। अपने बड़े भाई लियोनार्ड जूनियर की कामयाबी, अपनी मां का सौतेला व्यवहार और अपनी नाकामयाबियों की वजह से जेम्स कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है और इन सब से उभरने के लिए वह शराब का सहारा लेना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस तरह जेम्स अपनी परेशानियों से उभरने के लिए शराब पीना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी परेशानियां कम नहीं होती बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी परेशानियां और बढ़ने लगती हैं और उसकी परेशानियों की इंतहा तब पार हो जाती है जब उसका बड़ा भाई लियोनार्ड जूनियर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एल्मा से शादी कर लेता है। अगर जेम्स की बात करें तो वह कभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एल्मा को भूला नहीं था। उसके दिल में अब भी कहीं ना कहीं एल्मा के प्रति चाहत थी। इसी वजह से जब उसका बड़ा भाई लियोनार्ड जूनियर एल्मा से शादी करता है तो जेम्स के दिमाग में लियोनार्ड जूनियर के प्रति नफरत की हद पार हो जाती है। इस तरह दोस्तों, आगे चलकर लियोनार्ड के प्रति नफरत, अपनी मां का सौतेला व्यवहार और बचपन से लेकर अब तक मिली जलालत भरी जिंदगी इस भयानक वारदात को अंजाम देने की एक मुख्य वजह बन जाती है। एल्मा से शादी करने के बाद लियोनार्ड जूनियर ओहायो के हैमिल्टन शहर में एक नया घर परचेज करता है और अपनी पत्नी एल्मा के साथ इस नए घर में शिफ्ट हो जाता है। इधर जेम्स की बात करें तो वह अपनी मां चैरिटी के साथ अकेला ही रहने लगता है। अगर जेम्स की आर्थिक स्थिति की बात करें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि जेम्स की मानसिक स्थिति इतनी प्रभावित हो चुकी थी कि वह न तो अपने लिए कोई जॉब ढूंढ पाता है
और न ही किसी अन्य सोर्स से कोई अर्निंग कर पाता है। इस तरह जेम्स आर्थिक रूप से पूरी तरह से अपनी मां चैटी पर डिपेंड हो जाता है, लेकिन वह अपने शराब के खर्चों को किसी न किसी तरीके से खुद भी अरेंज करता है। चैटी जो पहले अपने बेटे जेम्स से नफरत करती थी, उसकी शराब की आदत से परेशान हो जाती है, लेकिन वह अकेली होने के कारण चाहते हुए भी जेम्स को अपने से अलग नहीं कर पाती। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों माँ बेटों में झगड़े शुरू हो जाते हैं और दोनों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों ने चाहते हुए भी इसी तरह की घुटन भरी लाइफ को जीने के आदी हो जाते हैं। वक्त पर फिर से अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। इधर लेनार्ड जूनियर की बात करें तो वह अपनी पत्नी एल्मा के साथ सफल शादीशुदा जिंदगी जी रहा था, तो वहीं जेम्स को अपनी लाइफ में किसी तरह का कोई चार्म या कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। आगे चलकर जेम्स के दिमाग में न जाने क्या आता है कि वह किसी न किसी तरीके से पैसों का अरेंजमेंट कर 3 फायर आर्म्स परचेज कर लेता है। दोस्तों, अगर फायर आर्म्स परचेज करने की बात करें तो 70 के दशक में ओहायो के हैमिल्टन शहर में फायर आर्म्स परचेज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए जेम्स बड़ी आसानी से एक .357 मैग्नम राइफल, एक .222 कैलिपर राइफल और एक .25 कैलिपर पिस्टल परचेज कर लेता है। आइए दोस्तों, आगे की कहानी में जानते हैं कि आखिर जेम्स की लाइफ में कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि वह इन घातक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इस भयानक वारदात को अंजाम देने के लिए मजबूर हो जाता है। वक्त धीरे धीरे अपनी रफ्तार से काफी आगे बढ़ चुका था। जेम्स अपनी लाइफ के 35 वर्ष कंप्लीट कर चुका था। अगर जेम्स की लाइफ की बात करें तो वह डिप्रेशन, शराब और इन घातक हथियारों की शूटिंग प्रैक्टिस तक ही सिमट कर रह जाती है। इधर वक्त गुजरने के साथ लियोनार्ड और एल्मा के यहाँ 6 बच्चों का जन्म हो चुका था। 6 बच्चों की परवरिश अकेली एल्मा के लिए कहीं न कहीं परेशानी का सबब बनने लगती है और इसी वजह से लियोनार्ड जूनियर और एल्मा बच्चों की परवरिश को देखते हुए एक बार फिर से अपनी मां चैटी के यहाँ आने का निर्णय लेते हैं और अल्टीमेटली बच्चों की परवरिश को देखते हुए वह बच्चों के साथ चैटी के यहाँ रहने के लिए आ जाते हैं। लियोनार्ड जूनियर इस तरह जब अपनी फैमिली के साथ चैटी के यहाँ रहने के लिए आता है तो जेम्स के लिए एक बार फिर से मुसीबतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और उसे फिर से एक ज़लालत भरी जिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन वह तो इन सब का आदी हो चुका था और शायद अंदर ही अंदर कहीं न कहीं एक भयानक निर्णय की तरफ बढ़ रहा था। वक्त धीरे धीरे एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ता है। लियोनार्ड और एल्मा को अपनी मां चैटी के यहाँ रहते रहते 5 वर्ष और बीत जाते हैं। इन 5 वर्षों के दौरान एल्मा चैटी के यहाँ 2 और बच्चों को जन्म देती है। इस तरह 8 बच्चों की परवरिश, उनकी एजुकेशन का खर्चा कहीं न कहीं लियोनार्ड जूनियर के लिए आर्थिक समस्या पैदा करना शुरू कर देता है। अपनी आर्थिक समस्या से उबरने के लिए लियोनार्ड एक साजिश रचते हुए अपनी मां चैटी को जेम्स से जिस घर में फर्स्ट फ्लोर पर रहा करता था उससे घर में रहने का किराया मांगने के लिए उकसाता है। चैटी जो पहले ही अपने बेटे जेम्स से नफरत करती थी और उसकी शराब की आदत से परेशान हो चुकी थी, वह फौरन ही जेम्स से घर में रहने का किराया मांगने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, चैटी जब अपने बेटे जेम्स से घर में रहने का किराया मांगना शुरू करती है तो जेम्स के दिमाग में लियोनार्ड, एल्मा और उसके परिवार के प्रति नफरत की हर हद पार हो जाती है, क्योंकि जेम्स अच्छी तरह जानता था कि मां चैटी को किराया मांगने के लिए उकसाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई लियोनार्ड जूनियर ही था। इसके बाद आती है दोस्तों 29 मार्च 1975 की वो तारीख जब जेम्स अपनी लाइफ में ठीक 41 वर्ष कंप्लीट करता है। 29 मार्च 1975 को जेम्स का 41वां बर्थडे था और वह अपनी माँ, अपने बड़े भाई लियोनार्ड और एल्मा और बच्चों से बर्थडे विश करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसे कोई उसका बर्थडे विश नहीं करता, बल्कि लियोनार्ड और चैटी उससे किराया मांगते हुए उसे आखिरी अल्टीमेटम देते हैं कि अगर वह किराया पे नहीं करता तो उसे घर छोड़ना होगा।
इसके बाद जेम्स गुस्से से भर जाता है। वह फर्स्ट फ्लोर पर अपने रूम में बैठकर अपने आप को कुछ देर शांत करने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली शाम 4 बजे अपने दिल में नफरत और इंतकाम की भावना लिए हुए अपने तीनों फायर आर्म्स उठाता है और एक सुनसान इलाके में पहुंचकर शूटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देता है। इसके बाद रात लगभग 9 बजे जेम्स एक बार में पहुंचता है और वहां शराब पीना शुरू कर देता है। शराब पीते पीते रात के लगभग 11 बज जाते हैं। वह 11 बजे बार को छोड़ता है और न जाने उसके दिमाग में क्या आता है कि वह एक बार फिर बार में आता है और शराब पीना शुरू कर देता है। रात लगभग 2:30 बजे जब बार बंद होती है तो वह शराब के नशे में लगभग 3 बजे अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद फर्स्ट फ्लोर पर अपने बेडरूम में आकर सो जाता है। इसके बाद आती है 30 मार्च 1975 ईस्टर संडे की एक खुशनुमा सुबह जो शाम होते होते रॉबर्ट्स फैमिली के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य में बदल जाती है। ईस्टर संडे ईसाई धर्म से जुड़े लोगों का एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार जिसे लोग न केवल अपने घर पर सेलिब्रेट कर रहे थे बल्कि इसे सेलिब्रेट करने के लिए चर्च भी जा रहे थे। वही रॉबर्ट्स फैमिली के यहाँ भी ईस्टर संडे को सेलिब्रेट करने की तैयारियां चल रही थी और पूरी फैमिली लियोनार्ड, एल्मा, चैटी और बच्चे इस सेलिब्रेशन को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इस सेलिब्रेशन में जेम्स कहीं भी नहीं था। जेम्स फर्स्ट फ्लोर पर अपने बेडरूम में अकेला ही अपने विचारों के धुन में उलझ कर रह जाता है। उसे न तो किसी फैमिली मेंबर ने बर्थडे विश किया था और न ही उसे ईस्टर संडे सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। इस तरह अपनी फैमिली द्वारा इग्नोर किया जाना और चैटी का उससे किराया मांगना उसे पूरी तरह से अंदर तक हिला कर रख देता है और इन सब बातों की वजह से उसके दिमाग में नफरत और इंतकाम की एक ऐसी भावना पैदा होती है जिसके कारण वह अपने पूरे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का एक भयानक निर्णय ले लेता है। लेकिन जेम्स के लिए ईस्टर संडे का यह पवित्र त्योहार काफी मायने रखता था। अचानक इसके दिमाग में उसके सामने उसका कोड जीसस आता है और वह शांत बैठकर कुछ देर सोचना शुरू करता है। शाम के 4 बज जाते हैं। उसे नीचे से ईस्टर संडे सेलिब्रेट करने का कोई इन्विटेशन नहीं आता। इसके बाद वह अपने फायर आर्म्स और गोलियां उठाता है और शूटिंग प्रैक्टिस के लिए अपने घर से बाहर जाने की तैयारी शुरू कर देता है। आइए दोस्तों आगे की कहानी में जानते हैं कि शूटिंग प्रैक्टिस पर जाने के लिए जेम्स अपने बेडरूम से बाहर निकलता है और जैसे वह ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है उसका बड़ा भाई लियोनार्ड जूनियर उसे कुछ ऐसा कहता है कि जिसे सुनने के बाद जेम्स एक बार फिर से इंतकाम की भावना में भरते हुए इस भयानक वारदात को अंजाम देने के लिए मजबूर हो जाता है और मात्र अगले 2 घंटों में अपनी पूरी फैमिली लियोनार्ड, एल्मा, उनके 8 बच्चों और चैटी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद जेम्स जैसे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है उसके बाद चैटी उससे एक बार फिर से किराया मांगना शुरू करती है और उसका बड़ा भाई लियोनार्ड जूनियर उसे लूजर कहकर संबोधित करता है। इतना सुनने के बाद जेम्स इंतकाम की भावना से इतना भर जाता है कि वह शूटिंग प्रैक्टिस पर न जाकर सीधा अपने बेडरूम में पहुंचता है और कुछ देर बाद वह अपने पूरे परिवार लियोनार्ड, एल्मा, उनके बच्चों और अपनी मां चैटी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने का एक भयानक निर्णय ले लेता है। इसके बाद अपने फायर वेपन्स को लोड करते हुए गुस्से से तमतमाता हुआ जेम्स ठीक 6 बजे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है और पूरे घर में लियोनार्ड, एल्मा और अपनी मां चैटी को ढूंढना शुरू करता है। यह तीनों उसे किचन में मिलते हैं और वह किचन में मिलने के बाद सबसे पहला टारगेट लियोनार्ड जूनियर को बनाता है और .357 मैग्नम राइफल को उसके सिर पर तानते हुए पहला फायर कर देता है। एक ही फायर में लियोनार्ड हमेशा हमेशा के लिए मौत के आगोश में चला जाता है। इसके बाद जेम्स एल्मा को अपना दूसरा शिकार बनाते हुए .357 मैग्नम राइफल को उसकी छाती पर टारगेट करते हुए फायर कर देता है
और एक ही फायर में एल्मा भी हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाती है। इसके बाद जेम्स अगला शिकार अपने माचेटी को बनाता है और .357 से उसके सिर को टारगेट करते हुए फायर करके उसे भी हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। टीम कत्ल करने के बाद भी जेम्स के इंतकाम की आग शांत नहीं होती और इंतकाम की आग में पागल हुआ जेम्स लियोनार्ड और एल्मा के 8 मासूम बच्चों पर फायर करते हुए उन्हें भी हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। इस भयानक वारदात को अंजाम देने के बाद लगभग 3 घंटों तक जेम्स अपने घर में शांत बैठता है। उसके चेहरे पर दुख या पश्चाताप का कोई भाव नहीं था। इन बिटवीन वह अपने फायर वेपन्स को एक बार फिर से लोड करता है और लाशों पर गोलियों की बौछार कर देता है। इसके बाद वह इस भयानक वारदात की पुलिस को सूचना देता है और पुलिस बिना वक्त गवाए 9:30 पर जेम्स के घर एंटर करती है और जैसे ही पुलिस टीम जेम्स के घर एंटर करती है, अंदर का नजारा देखकर पूरी पुलिस टीम की रूह कांप जाती है। पुलिस को किचन में जहां 6 लाशें मिलती है तो वहीं लिविंग रूम में 5 मासूम बच्चों की लाशें दिखाई देती हैं। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। थोड़ी देर बाद फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच जाती है और वह मौके वारदात से आवश्यक एविडेंस कलेक्ट करने में जुट जाती है। लाशों का पंचनामा करने के बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। यह भयानक वारदात जंगल में लगी आग की तरह फौरन पूरे एरिया में फैल जाती है। लाशों को जब पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस पे रखा जाता है तो वहां पूरी पुलिस टीम और खड़े लोगों की रूह तक कांप जाती है, क्योंकि इन लाशों में लियोनार्ड और एल्मा के 8 मासूम बच्चों की लाशें भी थी, जिनकी उम्र मात्र 4 और 17 साल के बीच थी। मौके वारदात से पुलिस को 44 खाली कारतूस मिलते हैं। इस तरह यह साफ साबित होता है कि जेम्स इंतकाम की आग में इतना अंधा हो चुका था कि वह अपने फायर वेपन्स को बार बार लोड करते हुए विक्टिम्स पर 44 बार फायर करता है। मौके वारदात से जेम्स को इन तीनों फायर वेपन्स के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, फोरेंसिक रिपोर्ट्स और बैलिस्टिक रिपोर्ट से इन तीनों फायर वेपन्स का इस्तेमाल इस भयानक वारदात में साफ साबित होता है। इस तरह हर तरह की आवश्यक एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जेम्स के खिलाफ इन 11 कत्लों के लिए कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल के दौरान हर तरह की रेलेवेंट इंक्रिमिनेटरी एविडेंस कंसीडर करने के बाद कोर्ट में यह साफ साबित होता है कि इस भयानक वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि जेम्स ही था। इस तरह जेम्स अपने डिफेंस में इंसैनिटी की प्ली लेता है और बचाव पक्ष के वकील कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस भयानक वारदात को अंजाम देते वक्त जेम्स बिल्कुल नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा।